नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। मैं हूं सरोज सिंह और बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं प्राकृतिक रचना एवं अपवाह तंत्र भारत और ब्राज़ील का, जिसमें प्राकृतिक रचना दोनों ही देशों का, भारत और ब्राज़ील दोनों ही देशों का प्राकृतिक रचना के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आगे हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में आज अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ब्राज़ील का अपवाह तंत्र। तो इस पर विचार करते समय ये ध्यान में आता है कि इस देश में 3 प्रमुख नदियां हैं। ब्राज़ील में 3 प्रमुख नदियां हैं, अमेजन नदी, और दूसरा है दक्षिण पश्चिम की पैराग्वे पराना अपवाह तंत्र, और तीसरा है ब्राज़ील उच्च भूमि के पूर्व की ओर साओ फ्रांसिस्को एवं तटीय प्रदेश की नदियाँ। तो 3 अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र यानी जहाँ तक का पानी जल नदी में इकट्ठा होता है, प्रवाहित होता है, उस क्षेत्र को, उस पूरे क्षेत्र को हम एक अपवाह तंत्र के बारे में, एक अपवाह तंत्र के रूप में पढ़ते हैं। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी में जिन जिन नदियों का, जिन जिन उपनदियों का, जहाँ जहाँ का पानी उस नदी में आता है, जितने क्षेत्रों का पानी उस नदी में प्रवाहित होता है, उस पूरे क्षेत्र को और पूरे नदी और उपनदियों को हम एक अपवाह तंत्र के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग अमेजन नदी का अपवाह तंत्र है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अमेजन नदी का उद्गम पेरू देश की एंडीज पर्वत श्रृंखला से, वहाँ की पूर्वी ढाल से होता है। अमेजन में पानी के निर्वहन की मात्रा बहुत अधिक है। अब देखिए, टिप्पणी लिखने के लिए आए अगर अमेजन नदी का अपवाह तंत्र टिप्पणी लिखो, तो सबसे पहला नंबर डालकर हम लिखेंगे अमेजन नदी का उद्गम। उद्गम का मतलब जिस स्थान से नदी निकलती है उसे हम उद्गम स्थान कहते हैं। तो अमेजन नदी का उद्गम पेरू देश, जो कि ब्राज़ील का पड़ोसी देश है, पेरू देश के एंडीज पर्वत श्रृंखला, वहाँ पर एंडीज पर्वत है, उसकी पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढाल से इसका उद्गम होता है। और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पानी का निर्वहन होता है, पानी बहता है। करीब 2 लाख घन मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस नदी में पानी बहता है। इसलिए नदी के उद्गम से नदी में संचित अवसाद तेज़ी से बह जाते हैं। चूँकि नदी का प्रवाह बहुत अधिक है, इसलिए नदी की पेंदी में, नदी के तल में ज़्यादा अवसाद, गाद यानी मिट्टी जमा नहीं होती। इस नदी के मुहाने पर अवसादों का निक्षेपण बड़े पैमाने पर नहीं होता, यानी नदी जिस स्थान पर जाकर समुद्र से मिलती है उस जगह पर गाद का, कांप का निक्षेपण भारी मात्रा में नहीं होता। सामान्यतः नदियों के मुहाने पर अनेक वितरिकाएँ होती हैं, किंतु ऐसी वितरिकाएँ अमेजन नदी के मुहाने पर नहीं मिलती। वितरिकाएँ मतलब होता है बच्चों, जब नदी समुद्र में जाकर मिलती है और बहुत बड़ी मात्रा में जब कांप यानी वो निक्षेपित पदार्थ, निक्षेपण पदार्थ ले जाकर जमा कर देती है, तो उसकी धारा कई दिशा में बदल जाती है, कई दिशा में बट जाती है, उसको हम कहते हैं वितरिका। तो अमेजन नदी के मुहाने पर वितरिकाओं का निर्माण नहीं मिलता है। इसके विपरीत अमेजन नदी के मुहाने पर अनेक द्वीप तैयार हो गए हैं। बहुत सारे द्वीप, नदी बड़ी तेज़ी से प्रवाहित होकर समुद्र के अंदर ले जा कर के कांप को, गाद को जमा करती है, जिसके कारण समुद्र के अंदर कई सारे द्वीप यहाँ पर निर्मित हो गए हैं। महासागर के तट के पास अनेक द्वीप हैं। इस महासागर के जिस महासागर में नदी जाकर मिलती है उसके तट पर अमेजन नदी द्वारा निर्मित बहुत सारे द्वीप हैं। अमेजन नदी के मुहाने के पास की जो चौड़ाई है, जहाँ पर ये मिलती है जाकर के अटलांटिक महासागर में, उसके पास की जो चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर, बच्चों 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है जहाँ पर ये नदी मिलती है। तो अपने गांव से 150 किलोमीटर की दूरी के बारे में अगर आप सोचेंगे तो अंदाज़ा लगेगा कि इतनी बहुत बड़ी दूरी है जितनी चौड़ाई में ये बहती है। इससे आपको इसकी दूरी के बारे में अंदाज़ा लगेगा। और अमेजन नदी का अधिकांश भाग परिवहन के योग्य है। चूँकि नदी की गहराई अधिक है, नदी में जल की मात्रा अधिक है, इसलिए बड़े बड़े जहाज़ इस नदी से आ जा सकते हैं, परिवहन के लिए उपयुक्त है।
तो ये अमेजन नदी का की विशेषता है। यहाँ पर अमेजन नदी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। अमेजन नदी यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अमेजन नदी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो देश है, ये जो देश दिखाई दे रहा है, ये पेरू है, पेरू देश है। यहाँ की एंडीज पर्वत श्रृंखला से ये नदी निकलती है और इस तरह से ये अमेजन नदी बहते हुए जा कर के उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अब इसके अलावा ये तमाम जो ये नदियाँ आप देख रहे हैं इसी में आकर मिलती हैं। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये अमेजन नदी का अपवाह तंत्र है। बहुत सारी नदियाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नदियाँ जो अमेजन नदी में आकर मिलती हैं। तो इस पूरे क्षेत्र को हम अमेजन नदी का अपवाह तंत्र इसके नाम से जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में जल लेकर चलती है, कई सारी नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। और चूँकि अभी आपने देखा कि इसमें 2 लाख घन मीटर, 2,09,000 घन मीटर जल प्रति सेकंड की दर से इसमें प्रवाहित होता है। तो बच्चों ये रहा अमेजन नदी का अपवाह तंत्र। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं पराग्वे पराना अपवाह तंत्र। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये पराग्वे नदी, पराग्वे नदी दिखाई दे रहा होगा जो आगे चल करके अर्जेंटीना में चली जाती है। और यहाँ पर यह है पराना नदी, ये आकर पराग्वे नदी में मिल जाती है। इसकी ये सहायक नदियाँ हैं, ये देख रहे होंगे आप लोग, उरुग्वे नदी है। तो ये सब, तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसको हम कहेंगे पराग्वे पराना नदी का अपवाह तंत्र। ये दोनों नदियाँ ब्राज़ील के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बहती हैं। चूँकि ब्राज़ील का ये दक्षिणी पश्चिमी भाग है, इस भाग में बहती हैं। दोनों नदियाँ ब्राज़ील के दक्षिण में स्थित अर्जेंटीना की प्लाटा नदी में जा मिलती हैं। आगे जाकर ये दोनों नदियाँ अर्जेंटीना देश में जब प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर एक दूसरी नदी है प्लाटा नदी, ये दोनों जाकर उसमें मिल जाती हैं। ये दोनों नदियों को एवं ब्राज़ील के दक्षिणी छोर में बहने वाली उरुग्वे नदी को ब्राज़ील को उच्च भूमि के दक्षिणी ढाल से जल पूर्ति होती है। ये जो दोनों नदियाँ हैं, ये दोनों नदियों को, ये ब्राज़ील की जो ढाल है, ब्राज़ील की ढाल, तो दक्षिणी ढाल, ये जो दक्षिणी ढाल है इस तरफ से इसको जल प्राप्त होता है और यही जल लेकर के ये प्रवाहित होती हैं। आगे जाकर अर्जेंटीना में प्लाटा नदी से मिल जाती हैं और फिर अटलांटिक महासागर में मिल जाती हैं। इसके बाद बच्चों साओ फ्रांसिस्को नदी है। साओ फ्रांसिस्को नदी अपवाह तंत्र, ये ब्राज़ील की तीसरी महत्वपूर्ण नदी है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए साओ फ्रांसिस्को नदी है। ये यहाँ से निकलती है, ये इस तरह से बहते हुए जा कर के अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसमें ये सहायक नदी है, ये सहायक नदी है। तो ये साओ फ्रांसिस्को नदी है जो ब्राज़ील की एक प्रमुख नदी है। इस नदी का संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र ब्राज़ील की सीमा में ही है। ये ब्राज़ील में ही बहती है, ब्राज़ील में ही समाप्त हो जाती है, किसी दूसरे देश से बहकर नहीं आती, न तो किसी दूसरे देश में ये आगे जाकर प्रवाहित होती है। तो ब्राज़ील उच्च भूमि के पूर्वी भाग में ये जलग्रहण क्षेत्र है। इस भाग में करीब 1000 किलोमीटर की दूरी ये नदी तय करके उत्तर की ओर घूम जाती है। तो आप देख रहे होंगे ये पहले ये उत्तर की तरफ जाती है करीब करीब 1000 किलोमीटर और इसके बाद ये जा कर के पूर्व की ओर मुड़ जाती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। साओ फ्रांसिस्को नदी के मुहाने के पास करीब 250 किलोमीटर लंबा हिस्सा ही केवल नौकायन हेतु उपलब्ध है। यानी इसका जो मुहाने के पास का ये जो भाग है
यही नौवहन के लिए नौवहन के लिए यानी जल यातायात के लिए उपलब्ध है। बाकी इस तरफ ये नौवहन नहीं होता है, केवल इस तरफ नौवहन होता है, यानी जल परिवहन के लायक है। 250 किलोमीटर का हिस्सा। इसके बाद बच्चों हम लोग तटीय नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तटीय नदियाँ कौन कौन सी हैं ज़रा देख लेते हैं। तो ब्राज़ील के तटीय प्रदेश में अनेक कम लंबाई की नदियाँ बहती हैं। तटीय प्रदेश आप देख रहे होंगे, ये तटीय प्रदेश है। तो तटीय प्रदेश जो है, यहाँ एक नदी यहाँ दिख रही है, एक नदी यहाँ दिख रही है, एक नदी यहाँ दिख रही है, इसके अलावा ये नदी है। तो कुछ तटीय नदियाँ हैं। तटीय प्रदेश में सघन अधिवास होने के कारण ये नदियाँ महत्वपूर्ण हैं, चूँकि ब्राज़ील के इसी भाग में ज़्यादा आबादी है, इस भाग में, इसलिए जल आपूर्ति के लिए ये नदियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तटीय नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें परानीबा, इटापेकुरू आदि नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं और उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। यहाँ दिख रहा होगा आपको इटापेकुरू नदी और परनैबा नदी, ये उत्तर की ओर बहती हैं और अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर में मिलने वाली नदियों को पानी की आपूर्ति ब्राज़ील के उच्च भूमि से होता है। ये जितना ब्राज़ील की उच्च भूमि है, इसी से इन नदियों को जल मिलता है। परागुआकू नदी साल्वाडोर के पास अटलांटिक महासागर में गिरती है। परागुआकू नदी है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये अल सल्वाडोर के पास जाकर के अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो बच्चों ये रहा ब्राज़ील का अपवाह तंत्र। एक चीज़ और हम बता दें आपको कि ये जो अमेजन नदी के बारे में आपने पढ़ा, अमेजन नदी के बारे में जो आपने पढ़ा, तो अमेजन नदी बहुत बड़ी मात्रा में जल लेकर प्रवाहित होती है। यानी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस क्षेत्र में खेती बाड़ी, किसानी ये बहुत अच्छा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, चूँकि ये बहुत अधिक घने जंगलों वाला प्रदेश है। तो ये नदी के किनारे मानव अधिवासों की संख्या बहुत कम है, बहुत सीमित है। दूसरी बात यह है कि यहाँ कल कारखाने नहीं हैं, मानव अधिवास नहीं है, इसलिए ये नदी बहुत ही कम प्रदूषित है। इस नदी का जल बहुत ही स्वच्छ है। अगर हम भारत की गंगा नदी से इसकी तुलना करें तो अमेजन नदी का जल बड़ा स्वच्छ है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की गंदगी, जैसे मानव अधिवास जहाँ शहर बसे होते हैं, शहर का नाला गटर ये सब जाकर नदियों में मिलता है, कारखानों का गंदा पानी नदियों में मिलता है। तो चूँकि ये सब चीज़ें इस क्षेत्र में है नहीं, इसलिए ये जो नदी है इसकी प्रदूषण की मात्रा बहुत कम है। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें हम लोगों ने पढ़ा ब्राज़ील का अपवाह तंत्र, जिसमें 3 प्रमुख अपवाह तंत्र हैं। अमेजन नदी अपवाह तंत्र, पराग्वे पराना नदी का अपवाह तंत्र और साओ फ्रांसिस्को नदी और तटीय नदियों का अपवाह तंत्र। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक चीज़ ये मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करने में बड़े कंजूस हैं। तो खैर कोई बात नहीं, मैं अपना काम करते चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।